हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्ष में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं अपना जियोग्राफी से। ठीक है, जियोग्राफी से फर्स्ट चैप्टर से जो है हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग सब्जेक्टिव क्लास यदि किए होंगे तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। देखते देखते आप आंसर उसका बता दीजिएगा, लेकिन कब, जब आप सब्जेक्टिव क्लास किए होंगे हमारे पास, ठीक है, हमसे, तब। तो यदि आप नहीं किए हैं तो जा करके सबसे पहले सब्जेक्टिव क्लास कीजिए। वहाँ पे जो है चैप्टर वाइज चैप्टर और बहुत ही विस्तारित रूप से और अपने भाषा में, जिस भाषा में आप याद करना चाहते हैं, जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं, उस भाषा में, उस लेवल के थ्रू आपको समझाया गया है। जा करके पहले उस वीडियो को देखिए, और वो यदि वीडियो देख लेते हैं तो यह जो है ऑब्जेक्टिव आप खुद से बना लीजिएगा। इसमें किसी प्रकार के आपको डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, यदि, चलिए वो बाद में भी देख लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है आप याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए, समय को ध्यान नजर रखते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपना प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तो जैसे कि दोस्तों अपना प्रश्न जो है, फर्स्ट प्रश्न देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न यानी पहला प्रश्न, तट रेखा से कितने कितने किलोमीटर समुद्री तल तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यह मैंने सब्जेक्टिव क्लास में आपको बता रखा है, लेकिन आपको यहाँ से मैं समझा करके हर एक ऑब्जेक्टिव यानी प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को समझा करके मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, भागिएगा मत। यहाँ पे साइड में आपको आंसर जो है शो कर रहा है, तो उस पर आप मत जाइए, क्योंकि हम आपको जो ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं वो पूरे विस्तार रूप से बताएंगे और पूरे समझा करके बताएंगे। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप भागिएगा मत प्लीज। तो देखिए, इसका जो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र क्या होता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको हम बता दें कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, समझिएगा। ये 200 किलोमीटर, मान के चलिए ये तट रेखा से, यहाँ से एक रेखा ले लिए यहाँ पर, और यहाँ से जो है 200 किलोमीटर हम क्या किए, इधर चले गए। 200 किलोमीटर यहाँ तक हम चले गए, तो इसके बीच के जो क्षेत्र होगा इसको बोलेंगे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में वही पूछ रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर समुद्री तल, समुद्री मील तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर तो नहीं दिया है, बल्कि दिया है, ओनली दिया है 200। तो आप 200 को क्या कीजिए, खटाक से इसको सही कीजिए। ठीक है, यदि आपको एक और बात पूरे पेशेंस के साथ सबसे पहले आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पर यदि दे दे 200 किलोमीटर, तो आप किलोमीटर को भी टिक कीजिएगा। ठीक है, यदि दे दे 200 एनएम दे दे, एम दे दे न्यूट्रिकल माइल। ठीक है, तो ये आपको दे दे, तो इसको भी आपको क्या करना है, चूज करना है। देखिए तीनों में से आपको कोई एक देगा। तो जैसे कि यहाँ पर केवल दिया है 200, तो 200 रहेगा ऑप्शन में, तो 200 कीजिएगा। यदि 200 किलोमीटर रहेगा तो 200 किलोमीटर को चूज कीजिएगा। यदि 200 एनएम रहेगा तो दोनों 200 एनएम को, यानी कि तीनों में से जो चीज रहेगा उसको अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से हुआ ना 3 प्रश्न, इसलिए आपको बता रहे हैं कि यदि वीडियो को मिस कीजिएगा, यदि वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। तो आप वीडियो को जो है भगा करके मत देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 2 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नवीकरणीय, अनवीकरणीय। सबसे पहले समझते हैं अनवीकरणीय क्या होता है, उसके बाद समझेंगे नवीकरणीय क्या होता है। तो अनवीकरणीय समझिएगा, वैसा पदार्थ, क्या, वैसा पदार्थ जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो होता है हमारा अनवीकरणीय पदार्थ। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन यहाँ पे यदि बात किया जाए नवीकरणीय का, तो नवीकरणीय का डिफिनीशन सुनिएगा और जरा गौर से सुनिएगा कि वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उसको उपयोग कर लेते हैं, यानी करने योग्य होता है, तो उसको हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय पदार्थ, और या वैसा संसाधन जिसका जो एक बार उपयोग के बाद पुनः चक्रीय कर उसका उपयोग कर सकते हैं, वो हमारा होता है नवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय पदार्थ। और जैव की बात करें तो ये जीवों के शरीर से जो प्राप्त होता है उसको जैव पदार्थ बोलते हैं, या जैव बोलते हैं, जैव संसाधन बोलते हैं। देखिए बहुत से डिफिनीशन देखिए, पदार्थ देगा, संसाधन देगा, जैव देगा, तो ये बस सब बात क्या है, सेम है। लेकिन एक और यहाँ से एक बात आपको बता दें कि जैव, एक और डिफिनीशन सुनिएगा
कि जो जैव मंडल से प्राप्त होता है उसको, जीव मंडल से जो प्राप्त होता है उसको जैव संसाधन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 आपको डिफिनीशन बताए जो कि आपको हमने ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्लास में बता दिया है। ठीक है, उस वहाँ पे जाकर के और विस्तार से वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप वहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का बात है तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं और देखिए पवन ऊर्जा की बात करें। पवन मतलब हवा। तो देखिए पवन ऊर्जा का जो हम लोग रोज यूज कर रहे हैं ना, लेकिन वही यदि मान लीजिए कोयला, तो कोयला का जो हम आज उपयोग करेंगे, लेकिन कोयला को बनाने के लिए जो है लाखों वर्ष इंतजार करना पड़ जाएगा, लाखों वर्ष वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये पवन ऊर्जा जो है कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है। मेरे दोस्त, प्रवहनीय कहने का मतलब कि बहने वाला संसाधन, ऐसे बहने वाला। ठीक है, तो जैसे नदी बहता है वैसे प्रवहनीय की बात करता है, कहा जा रहा है। ठीक है, तो नदी जो है प्रवहनीय है, लगातार बह रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा नदी। ये क्या है, प्रवहनीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है, कौन है जी, तो इसमें खनिज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए खनिज, पवन क्या है, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जल भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। वन भी नवीकरणीय संसाधन, लेकिन यहाँ पे खनिज दे दिया है, तो खनिज क्या होगा, सबसे कीमती संसाधन भी है और सबसे कीमती के साथ साथ अनवीकरणीय भी है। इसको यदि हम आज उपयोग करते हैं तो जो इसको लाखों वर्ष इंतजार करना पड़ जाएगा, यानी कि इसको बनाने के लिए हमको करोड़ों वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये हमारा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो ये सीमित मतलब वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो कोयला हमारा हो जाएगा। ये क्या है, बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। ये देखिए सौर ऊर्जा क्या है, ये बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। समुद्री जो ऊर्जा, ये क्या है, समुद्री ऊर्जा, तो ये भी क्या है रहा है, नहीं बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। जब बारिश होता है तो बढ़ जाता है। अब पवन ऊर्जा क्या हो रहा है, हम यदि पर्यावरण में यदि पेड़ पौधा लगाते हैं तो हमको पवन ऊर्जा तो उसको निर्माण करने की जरूरत है ही नहीं, वो घटेगा ही नहीं। बल्कि आप लोगों से विनती है कि आप लोग पर्यावरण में जो है पेड़ पौधे लगाया कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, आईपीसीसी। ठीक है, आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नांकित में से किस नगर में अवस्थित है। तो ये कहाँ है, जेनेवा में है, याद रखिएगा जेनेवा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसाधनों के विवेक पूर्व उपयोग को प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया था। विवेक पूर्व का मतलब समझिएगा, विवेक पूर्व का मतलब हुआ कि एक लिमिट में हम यूज करें, उसका उपयोग जो हम करें तो एक लिमिट में उसका उपयोग करते, उसको बोलते हैं हम विवेक पूर्व उपयोग। और लिमिट से हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं अविवेक पूर्व उपयोग। समझ आ गया, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 1968 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जितना सन वाला मामला है इसको थोड़ा आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जैसे भी हो आप याद कर लीजिएगा। अब बाकी सब तो जो समझाने वाला हो तो हम पर छोड़ दीजिए, हम आपको समझा देंगे अपने भाषा में और आपका क्या होगा, नैया पार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक स्थल पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। सबसे पहले बताइए सार्वजनिक संसाधन होता क्या है, वही ना जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो और उसका जो है लाभ समाज के सभी वर्ग लेता हो, तो वही ना होता है हमारा सामाजिक स्थल या सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक संसाधन वही ना होता है। तो फिर देखिए मंदिर क्या है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में रहता है मंदिर, और उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग उसमें जाते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए उसमें जाते हैं ना। तो ये क्या है, किसी एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन सार्वजनिक यानी सभी लोग, समाज के सभी लोग उसमें जाते हैं। तो ये हमारा मंदिर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक यानी सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। सामुदायिक में आप लोग पढ़े हैं, व्यक्तिगत भी आप पढ़े हैं, अजैव और राष्ट्रीय, ये चारों डिफिनीशन जो है मैंने आपको सब्जेक्टिव क्लास में बता रखा है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्टिव क्लास आप जा करके कीजिए, क्योंकि वहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ज़्यादातर, यानी वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे दोस्त, बहुत सारे प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा। तो मिस मत कीजिए, मेरे बातों को मानिए और जा करके उस वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि लिमिट्स थ्रू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। लिमिट्स
थ्रू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1972 ईस्वी में हुआ। इस बात को आप थोड़ा याद कीजिएगा। और यहाँ से देखिए ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा, 2 नहीं 3 नहीं बल्कि अनेक। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पेशेंस बनाकर समझिएगा इसको। देखिए हम आपसे पूछेंगे, देखिए या फिर आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पहला प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 ईस्वी में, ठीक है, 1992। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? कब? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1997 में हुआ था। तीसरा प्रश्न, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। सबसे पहले पहला कब हुआ था? पहला कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ था? तो 1997 में, ठीक है, 1997 में। तीसरा कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। बात क्लियर? अब देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न पूछेगा, इसमें पूछेगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन या क्योटो सम्मेलन या +5 सम्मेलन। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का नाम जो है 3 प्रकार से, 3 को रखा जाएगा, आपसे 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक तो पूछेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा +5 सम्मेलन कब हुआ था, तीसरा पूछेगा कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके प्रश्न पूछेगा। तो इन तीनों का जो है जवाब एक ही होगा, 1997, 1997, 1997, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बोलिए आ रहा है ना मजा? क्योंकि देखिए एक ऑब्जेक्टिव से आपको कितने सारे ऑब्जेक्टिव आपके पास बन रहा है, आ रहा है, समझ सकते हैं आप चीज़ों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ जो है आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करेगा राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में याद रखिएगा वहाँ पे क्या है, सिर्फ मरुस्थलीय है, तो वहाँ पे जल संसाधन की यानी जल ऊर्जा की कमी है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में किस संसाधन की अधिकता है? तो जल संसाधन वहाँ पे ज़्यादा है। यदि राजस्थान में कौन सा संसाधन की कमी है? तो जल ऊर्जा की, जल संसाधन की, जल ऊर्जा की। और यदि अरुणाचल प्रदेश में किस संसाधन की अधिकता है, मतलब ज़्यादा है, तो उसमें जल संसाधन ज़्यादा है, बताया ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि क्योटो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? अभी मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अब देखिए आ गया ना बात, जो आपको बताए हैं देखिए वही यहाँ पे आ रहा है, बताइए। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, देखिए ब्रैकेट में दिया है ना +5 सम्मेलन, तो इस प्रकार से भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, +5 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट, आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न में हाँ, ये देखिए यहाँ से हमने आपको बताया ना 1992 में रियो डी जेनेरो कौन सा सम्मेलन हुआ था, ये हम आपको नहीं ना बताया, तो सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1992 में जो है रियो डी जेनेरो ये शहर है, ठीक है। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो होता किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है, ये शहर का नाम है, ठीक है। और 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पे, तो पृथ्वी सम्मेलन देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, तो ये आपसे थोड़ा सा प्रश्न जो है घुमाएगा, तो इसमें क्या कीजिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा समझिएगा। ये तो आपको बता दिए कि न्यूयॉर्क में हुआ था जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, सोपान कृषि इनमें से कहाँ प्रचलित है? सोपान कृषि इनमें से कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड वाइन फंड और फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। ये सब मैंने आपको बता रखा है पिछले सब्जेक्टिव क्लास में, थोड़ा सा जाकर के वहाँ पे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपजाऊ यानी उपाय उपयोगी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पशु की चराई करना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काजू की खेती के लिए किस मिट्टी में उपयुक्त, मतलब कौन काजू जो है किस मिट्टी पर अच्छी खासी हो सकती है? तो लैटेराइट मिट्टी पर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन
ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। हाँ, यहाँ पर कुछ जो है प्रश्न आपको समझने के लायक है, थोड़ा सा समझिएगा। काली मिट्टी का जो है विस्तार की यदि बात की जाए, काली मिट्टी का जो है विस्तार है 6.4 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। वही जलोढ़ मृदा कितना है तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर। वही लैटेराइट मृदा की बात की जाए तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर वो है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिएगा डेटा को। और अब इसमें से बताइए, ये वनीय है तो इसको यहाँ से मिट्टी का बात चल रहा है तो मिट्टी पर सिर्फ हम बात करेंगे, वन पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि ये मिट्टी क्या है, दोनों तो बराबर है ना, और ये मिट्टी तो सबसे ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घुमाने वाला बात है ना, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में एक ही देना चाहिए था, ठीक है। तो दोनों क्या है, समान है। दोनों का जो है मिट्टी का जो विस्तार है वो क्या है, एक्यूरेट है, यानी कि बराबर है। तो इसमें कुछ तो हम कह नहीं सकते क्योंकि इस डेटा को आप याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे घुमाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नांकित में से कौन है, तो अधिक सिंचाई। इसको याद रखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है, तो इसमें क्या होगा, काली मिट्टी हो जाएगा। स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है तो काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी या मृदा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, यानी मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना % जो है योगदान है, तो 17.32%, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए मिट्टी का पीएच मान जो होता है 7.2 होता है, 7.2 होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको दे रखा है 7, तो 7 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मृदा संरचना के मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं, तो 3 परत होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा जो नगण्य मतलब कम होती है, किस मिट्टी में कम होती है, तो याद रखिएगा लैटेराइट मिट्टी में जो ह्यूमस की मात्रा कम रहती है। सब आप लोग सब्जेक्टिव क्लास जाकर के पहले कीजिए, उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा इसकी चार्ट जो है दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष बनाई गई, तो कब बनाया गया, तो 1992 में बनाया गया, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को आप यदि याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ये सब प्रश्न जो है सब्जेक्टिव क्लास से ही उठा करके यहाँ पे लाया गया है, आपके बुक से ही उठा करके लाया गया है। तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की बात है, ठीक है, इस पर ज़्यादा गंभीर करने वाली बात है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में जो है हम लोग पूरे 28 प्रश्न देखे, ठीक है, पूरे 28 प्रश्न को जो है हम लोग सॉल्व किए, देखे, जाने, याद किए। तो आपसे विनती है कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रश्न को जो है याद कर लीजिएगा। और यदि आपका जो है कितना आपको याद है, कितना याद है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितना 28 में से कितना आपका सही हो गया है। और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ।